गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, इतिहास विभाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए CC5 वोमेन इन इंडिया के अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम ऑफ वोमेन इन एंशिएंट इंडिया टॉपिक पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी शिक्षा की स्थिति को देखने के लिए हम सबसे पहले किसी भी सभ्यता में उसकी स्थिति को देखते हैं। किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उसमें स्त्रियों की दशा का मूल्यांकन करना है एवं उसका अध्ययन करना है। स्त्री की दशा किसी देश की संस्कृति का मापदंड मानी जाती है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सैंधव सभ्यता के धर्म में माता देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाना उनके समाज में उन्नत स्त्री दशा का सूचक है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जैसे वेद, उपनिषद इत्यादि में नारी की शैक्षणिक स्थिति का बृहद विवरण मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वैदिक कार्यों के बीच नारी की स्थिति इतनी उच्च थी कि 21वीं शताब्दी में संसार का अधिक से अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र भी नहीं कह सकता कि उसने नारी को इतना सम्मान एवं स्थान प्रदान किया। समाज या कुटुंब में नारी की स्थिति का सर्वप्रथम आधार हो सकता है उसके व्यक्तित्व की ऊंचाई। स्त्रियों के अध्ययन अध्यापन की प्रायः सुविधा प्राचीन भारत के कुछ कालों में अत्यधिक रही, परंतु उत्तरोत्तर इसमें ह्रास होता चला गया। नारी की शैक्षणिक स्थिति में उत्तरोत्तर हम ह्रास देखते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति में उत्तरोत्तर हम ह्रास देखते हैं। वैदिक काल में नारी शिक्षा की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में नारी की शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। वह बुद्धि एवं ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी। बुद्धि एवं ज्ञान के क्षेत्र में वह बहुत ही आगे थी। वह बुद्धि एवं ज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक आगे थी। उसने यज्ञ संपादन और वेदाध्ययन करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। दर्शन और तर्कशास्त्र में वे निपुण थी। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। दोनों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। उस युग की कन्याएं ब्रह्मचर्य का अनुगमन करते हुए उपनयन संस्कार कराती थीं। वैदिक युग में जब हम देखते हैं कि कितने प्रकार की छात्राएं थी, तो 2 प्रकार की छात्राएं थी, एक सद्योवधू और एक ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू वे छात्राएं थी जो विवाह के पूर्व तक कुछ वेद मंत्रों को और याज्ञिक प्रार्थनाएं पढ़ लेती थी, तथा ब्रह्मवादिनी वे थी जो जीवन पर्यंत अध्ययन में लीन रहती थी और विवाह नहीं करती थी अथवा शिक्षा समाप्ति के उपरांत विवाह करती थी। ऋषि कुशध्वज की कन्या ऐसी ही थी। ऐसी स्त्रियां बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती थी और ज्ञान एवं बुद्धि में पारंगत ही नहीं बल्कि अनेक मंत्रों की रचनाकार भी होती थी। अध्ययन मनन के क्षेत्र में स्त्रियों की रुचि अब बढ़ती ही गई। दर्शन जैसे गूढ़ एवं गंभीर विषयों में भी वे पारंगत होने लगी। नारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करती थी। सूत्रकाल तक स्त्रियां यज्ञ संपादित करती थी। श्री राम की माँ कौशल्या ने स्वयं यज्ञ संपादित किया था। किस अवसर पे? राम के राज्याभिषेक के अवसर पे। और महाभारत में चर्चा है कि पांडवों की माँ कुंती भी अथर्ववेद में पारंगत थी। और हम इस तरह से देखते हैं कि वैदिक काल में कई विदुषी थी, जो लोपामुद्रा, विश्ववारा, रोमशा, इंद्रमातृका, वाक, अदिति इत्यादि की चर्चा मिलती है, जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की, सूक्तों की रचना की। इसी प्रकार एक उपनिषद काल में हम देखते हैं कि एक अन्य विदुषी गार्गी का नाम आता है। गार्गी, जिन्होंने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान व्यक्ति से दर्शन जैसे गूढ़ विषय पे वाद विवाद किया था और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध एवं जैन काल में नारी की स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति किस प्रकार की है। तो हम पाते हैं कि जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन हुआ और बौद्ध और जैन धर्म का आगमन हुआ, अब नारी धर्म और दर्शन के क्षेत्र में सन्यासिनी के रूप में आई, भिक्षुनी के रूप में आई। जैन ग्रंथों में हम कई शिक्षित नारियों की चर्चा पाते हैं। ये सभी जो थी विदुषी थी। इनमें पुष्पचूला, प्रियदर्शना, मृगावती, चंदनबाला, जयंती आदि प्रमुख है। जयंती ज्ञान एवं दर्शन में निपुण थी। जैन साहित्य में एक ब्राह्मी नाम की विदुषी की चर्चा आती है, जिसे कि भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तक माना जाता है। सुंदरी नाम की एक विदुषी थी, जिन्होंने मुक्ति एवं जन्म जन्मांतर के गणित का लेखा जोखा किया और जाना कि एक और एक मिलकर एक होते हैं। इसी प्रकार बौद्ध काल में नारी शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाने में बौद्ध भिक्षुणियों ने अपना काफ़ी योगदान दिया, जिसमें कि हम महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं। उन्होंने एक भिक्षुणी संघ बनाया जो कि 100 सालों तक चला था। बहुत सारी बौद्ध महिलाओं ने अपने पूरे जीवन अविवाहित रहकर शिक्षा हेतु खास करके धर्म की सच्चाई और दर्शन को समझने के लिए उत्सर्ग किया। इन सभी की चर्चा थेरी गाथा में है। तो थेरी गाथा में उन सभी भिक्षुणियों की चर्चा है जो कि बौद्ध काल में धर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दी है। इनमें सुभा, सुमेधना, अनुपमा, भद्रा कुंडलकेशा और इत्यादि कई भिक्षुणियाँ थी। जैन काल में भी और बौद्ध काल में भी ग्रंथों के आधार पर ज्ञात होता है कि वैदिक काल में नारी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, परंतु वैदिकोत्तर काल में बाल विवाह के कारण नारी शिक्षा में ह्रास दिखाई पड़ता है। बाल विवाह के कारण अब उन्हें अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था। और इसी संदर्भ में मनु ने, जो एक प्राचीन स्मृतिकार थे, बालिकाओं के विवाह को ही उन्होंने उपनयन संस्कार की संज्ञा दी है। उन्होंने मनु स्मृति में ये बात कही है और इस पे चर्चा की है कि पति का गृह ही उनका गुरुकुल है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य का जो ज्ञान का भंडार था वो विस्तृत होता चला गया। इसे पढ़ने के लिए अब लंबी अवधि की आवश्यकता थी, परंतु कन्याओं को गृहस्थ जीवन में इतना समय नहीं मिलता था कि अब ये वैदिक मंत्रों में उच्चारण की शुद्धता पर बल दें। माना गया कि उच्चारण की अशुद्धता से उच्चारक जो है दोषी हो जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ही कम युवतियां शिक्षित होती थी। कालांतर में शूद्रों की तरह वेदों के उच्चारण और यज्ञों में सम्मिलित होने के अधिकार से भी वे वंचित कर दी गई। वस्तुतः शिक्षण संस्थाओं में कन्याओं का जाना अब अतीत की बात हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ही कम युवतियां शिक्षा प्राप्त करने लगी और वे उनका गुरुकुल जाना बंद हो गया। अधिकांश अब अपने घर पे ही शिक्षा प्राप्त करने लगी, परंतु यह सबके बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि सब लोग तो घर पे अध्यापक रख के अपने पुत्रियों को शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते थे। तो कुछ लोग जो थे उच्च वर्ग थे वो व्यक्तिगत अध्यापक नियुक्त करते थे और ये धनी परिवार ही ऐसा कर पाते थे। इन्हें संस्कृत और पाली की शिक्षा दी जाती थी ताकि इन्हें उच्च शिक्षा प्रदान किया जा सके। और उच्च परिवारों की स्त्रियां अब अधिक शिक्षित होती गई। विदुषियों की संख्या अब सीमित होती गई। काव्य, संगीत, नृत्य, वाद्य और चित्रकला में भी शिक्षा दी जाती थी। गुप्त काल में जहाँ राजश्री का नृत्य, गीत आदि में प्रवीण होने की चर्चा मिलती है, वहीं हम मालविकाग्निमित्रम नाटक से पता चलता है कि मालविका नाट्य कला में बहुत ही प्रवीण थी। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी जो थी, राजशेखर की पत्नी, वो एक टीकाकार और कवयित्री थी। मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य के बीच जो है शास्त्रार्थ का जो एक निर्णायक मंडल होता है, उसकी भूमिका का निर्वाह करती हुई दिखाई पड़ती है। कौमुदी महोत्सव में विद्या नामक विदुषी की एक चर्चा है
कुछ नारियां तो चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में दक्ष थी, इनमें एक रूषा का नाम आता है। और भी कई महिलाएं थी। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं पारंगत थी और इनमें प्रभावती गुप्त का नाम आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में नारी जो है एक ऊंचाई प्राप्त की हुई थी। गुप्तोत्तर काल में नारी शिक्षा में हम अत्यधिक ह्रास देखते हैं, चूँकि विवाह की आयु क्रमशः कम होती गई और नारी शिक्षा में ह्रास होता चला गया। अब हम देखते हैं कि नारियों के लिए शिक्षण प्रणाली किस प्रकार की थी। तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा माता पिता ही प्रदान करते थे। बाद में वे कन्याएं गुरुकुल में जाती थी और सह शिक्षा के अलावा लड़के लड़कियों दोनों के लिए अलग शिक्षा की भी व्यवस्था थी। एक उपाध्यायनी शब्द आता है ग्रंथों में, जो कि स्त्री अध्यापिका के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। इनके रहने के लिए भी अलग व्यवस्था थी। जब नारी शिक्षा प्राप्त करने जाती थी तो इनके रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। नारी शिक्षा के दो रूप थे, एक था आध्यात्मिक एवं दूसरा था व्यवहारिक। आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि योग एवं तप पर निर्भर करती थी एवं व्यवहारिक शिक्षा में वह नृत्य, संगीत, चित्रकला इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करती थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में खासकर वैदिक काल में नारियों को समाज में शिक्षा के अत्यधिक अवसर विद्यमान थे, परंतु बाल विवाह के आगमन से उत्तरोत्तर इनकी शिक्षा में ह्रास होने लगा तथा इनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। स्वाभाविक है कि बाल विवाह ने इनकी शिक्षा संबंधी अधिकार को छीन लिया और विवाह के पश्चात इन्हें अध्ययन का समय नहीं मिलने लगा, जिसके चलते इनकी शिक्षा की स्थिति खराब होती चली गई। तो इस प्रकार हम प्राचीन भारत में नारी शिक्षा के बारे में देखते हैं कि नारियों की शिक्षा की स्थिति कैसी थी, शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की स्थिति कैसी थी, उनके लिए शिक्षण व्यवस्था में क्या सुविधा थी और क्या क्या सह शिक्षा की व्यवस्था थी, स्त्री शिक्षिकाएं भी होती थी। तो इस प्रकार हम नारी शिक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं ग्रंथों के आधार पर। धन्यवाद।